हेलो, गुड इवनिंग माय डियर गाइज जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में 4 यूनिट का अध्ययन किया और वहाँ हमने जाना कि किस प्रकार से एक भाषा को सीखने के लिए हमें कौन कौन से वो क्रम हैं जिन क्रम से हमें गुजरना पड़ता है ताकि हमारी भाषा क्या हो सके, स्पष्ट या श्रेष्ठ बन सके। यानी हम किस प्रकार से निःशब्द का मतलब यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जब हम जन्म से देखते हैं तो हमें कोई शब्द ज्ञान नहीं होता है, किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, किंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम कुछ सुनते हैं, फिर सुने सुने हुए को दोहराते हैं, फिर हम कुछ लिखे हुए को दोहराते हैं और फिर जो पढ़ते हैं सुनते हैं उन सबको लिखना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से हम एक भाषा पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेते हैं। अब साथियों यहाँ तक तो बात हुई कि वो जो हमारे जो यूनिट नंबर जो हम कहें कि जो पार्ट 1 के जो 4 यूनिट हमने जो पढ़े हैं वो तो हमारी प्रत्येक भाषा पर लागू होता है। यहाँ प्रत्येक भाषा से मेरा तात्पर्य है कि ये LSRW का जो मैटर था, यानी हमने जो पढ़ा क्या LSRW, ये LSRW जो 4 स्किल्स हैं, ये 4 स्किल्स तो माय डियर गाइज हर भाषा पर लागू होता है। यानी आपको किसी भाषा को सीखना है तो उस भाषा को सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा, फिर जो आपने सुना है उसको बोलना पड़ेगा, फिर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा उसको आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा, फिर आपने जो सुना है, बोला है, लिखा है, पढ़ा है, उन सबको आपको अंत में लिखना पड़ेगा, जो स्थायी करने के लिए किया जाता है कि भविष्य में जब आपको उसी सेम विषय को अगर दोहराना हो तो आप उस लिखे हुए को पढ़कर दोहरा सकते हैं। अब इसके बाद में हम हमारे इसे पार्ट 2 में अगर हम बात करें तो कि हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 की। यानी हमने अभी तक अध्ययन किया है पार्ट 1 का जिसमें 4 यूनिट हमने पढ़े। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। तो माय डियर गाइस इस पार्ट 2 के अंदर जो हमें पढ़ना है, जो सीखना है, वो विषय क्या है कि भारत के अंदर, यानी देखो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो भारतीय हैं, भारतीयों के लिए इंग्लिश एक उनकी मूल भाषा नहीं है, यानी जिसे मदर टंग कह दें या नेटिव लैंग्वेज कह दें, ऐसा नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो इंग्लिश जो है एक एडोप्टेड लैंग्वेज है हमारे लिए। क्या है एडोप्ट का मतलब जानते हो, जिसे हम कहते हैं ना गोद लेना। यानी ये हमारी स्वयं की भाषा नहीं है, हमने इसे विदेश से, यानी हम कहें कि फॉरेन कंट्रीज से इसको एक क्या अपनाया है। तो अब हमें इस यूनिट के अंदर, इस पार्ट के अंदर ये सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से एक इंग्लिश नाम की जो भाषा है वो भारत में अपना प्रभुत्व जमाती है, ये कब भारत में आती है, किस प्रकार से भारत के पूरे प्रशासन पर, भारतीय लोगों के जो पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेयर करती है। तो देखो अध्ययन करते हैं डियर गाइज। तो यहाँ बात हो रही है कि इंग्लिश केम इनटू इंडिया विद ब्रिटिश। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि देखो पहली लाइन ये हमें एक बात बता रही है कि भारत में इंग्लिश का आगमन सर्वप्रथम कब हुआ। तो कह रहे हैं कि जिस दिन भारत में सबसे पहले कौन आए थे, ब्रिटिश। यहाँ ब्रिटिश का मतलब है अंग्रेज, और अंग्रेज से यहाँ विशेष तौर से इंडिकेट किया जाता है इंग्लैंड वासियों को, यानी जिसे हम गोरे कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं। तो कह रहे उन अंग्रेज़ों के साथ में ही भारत में किसका आगमन हुआ, इंग्लिश का आगमन हुआ। एंड स्लोली एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। और कह रहे कि ये भाषा जो अंग्रेज़ों के साथ में आई थी, उनके स्वयं के बोलचाल के रूप में आई थी, वह भाषा ही आगे जाकर के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, यानी हमारे जो सरकारी कागजात, जो सरकारी कार्य होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनके कामों में और हमारी शिक्षा में इसने क्या बना लिया, अपना अस्तित्व जमा लिया, एस्टेब्लिश कर लिया। आगे कह रहा है कि टुडे इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इज वाइडली यूज्ड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन कॉन्टेक्स्ट। और आज यही, यानी इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी एक ये संबंधित कार्यालय जो भाषा है ऑफ इंडिया, भारत की, यानी आज इंग्लिश भारत की सभी प्रकार के कार्यालयों की क्या बन गई है, भाषा बन गई है। एंड इज वाइडली यूज्ड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन कॉन्टेक्स्ट।
और यह जो भाषा है आज बोलने व लिखे जाने में भी क्या की जा रही है, एक व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का प्रयोग केवल कार्यालय के डॉक्यूमेंट्स में यूज किया जाता है और उसके बाद में इसका कहीं उपयोग नहीं है, बल्कि यह भाषा जो है आज व्यक्ति विशेष के द्वारा सामान्य बोलचाल और रिटर्न कार्य के लिए भी इसका प्रयोग होने लगा है। इंग्लिश इन इंडिया इज़ यूज नॉट ओनली फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कह रहे हैं कि आज जो स्थिति है भारत में जो अंग्रेजी की स्थिति है, इंग्लिश की स्थिति है, वो ये है कि पहले तो शुरुआत में तो ये हुआ था कि केवल उन लोगों को इंग्लिश आना ज़रूरी था या उन लोगों ने केवल इंग्लिश सीखी थी जिन लोगों को किसी न किसी रूप में बाहरी जो लोग थे, बाहरी लोगों का तात्पर्य है कि जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों से चर्चा करनी थी, उनके संपर्क में रहना था, उनके साथ में काम करना था, तो कह रहा है कि उनको इंग्लिश आना ज़रूरी थी। पर कह रहा है कि आज बट यानी किंतु ऑल्सो फॉर इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट कम्युनिकेशन। अब मैं आपके सामने डायग्राम से आपको समझाता हूँ। माय डियर गाइज, ये पूरा भारत है, यानी मैं ये कहूँगा कि ये तो इंडिया है, इसमें मैंने इसको रखा एक और अंडर वो बनाया, तो मैंने इसको कहा ये राजस्थान है, और इसके बाद मैंने एक और रखा और मैंने इसको कहा ये क्या है, विलेज है यानी गांव है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि माय डियर गाइज कि भारत के अंदर यह जो इंग्लिश नाम की जो भाषा है, ये भाषा पहले भारत में उन लोगों के रूप में आई कि जो लोग अंग्रेज़ों के संपर्क में थे, उन लोगों को अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग करना सीखना पड़ा, उन्होंने उपयोग किया। फिर उसके बाद में वह एक स्टेट विशेष में चली गई। स्टेट विशेष का मतलब है कि भारत के अलग अलग राज्यों में इसका प्रकोप बढ़ने लगा, और फिर आगे जाकर के हम देख सकते हैं कि जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ का मतलब कहूँगा कि घरेलू यूज में भी आज इंग्लिश का बहुत बड़े स्तर पर क्या हो रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। आगे हम चर्चा करते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रेट एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी फाउंड विद इन आवर नेशन। और कह रहा है इन्हीं के कारण से यानी इंग्लिश के कारण से ही आज हमारे जो से जाते विषय हैं या जो हमारी भाषाएं हैं, यानी जो अलग अलग भाषाएं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इस रूप में क्या हो रहा है, उनमें विविधताएं पाई जा रही है। यानी एक नेशन है, राष्ट्र एक है, पर उस राष्ट्र में भाषाओं की विविधता होती जा रही है। इंग्लिश एक्ट्स एज एन इंडिस्पेंसेबल लिंक लैंग्वेज। और आज स्थिति ये बन गई है कि जो इंग्लिश है वो इंडिस्पेंसेबल का मतलब है अत्यंत आवश्यक यानी अपरिहार्य, जिसे त्यागा नहीं जा सकता, एक इस प्रकार की क्या बन गई है, भाषा बन गई है। यानी आज हम देख पा रहे हैं कि भारत में कहीं पर भी आपको एक प्रतिष्ठित सम्मानित कोई जॉब पाना है, एक अच्छे इनकम वाला जॉब पाना है, कहीं अपने सोसाइटी में आपको अगर अपना सम्मान पाना है, तो कह रहे हैं कि आपको हर हालत में क्या सीखना ज़रूरी होगा, इंग्लिश सीखना ज़रूरी होगा। तो यानी आज भारत के अंदर, जिस भारत में किसी दिन संस्कृत जैसी भाषाओं का प्रभाव था, जो भाषाएं यहाँ की मातृभाषा के रूप में जानी जाती थी, आज उस संस्कृत जैसी भाषा का लुप्तीकरण यानी उसका विलोप हो जा रहा है। और इंग्लिश जैसी जो भाषा, जिसे मैं एक मेरे रूप में कह सकता हूँ, जो गूंगों की यानी तोतले लोगों की जो भाषा है, असभ्य लोगों की जो भाषा है, वो भाषा आज हमें स्वीकार करनी पड़ रही है। डियर गाइज, तो अंग्रेजी की स्थिति यानी इंग्लिश की स्थिति आज भारत में कैसी हो गई है, तो कह रहे हैं इंडिस्पेंसेबल हो गई है। इंडिस्पेंसेबल यानी जिसे त्यागा नहीं जा सकता, यानी अपरिहार्य भाषा बन गई है। ऑल दो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश आउटसाइड द यूएस एंड द यूके। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत में स्थिति ये हो गई है कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम यानी अमेरिका और इंग्लैंड जैसी जो बड़े बड़े राज्य हैं यानी देश हैं, उन देशों के एवज में आज भारत में एक बड़े स्तर पर क्या की जा रही है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बोलने में किया जा रहा है। विद द एक्सेप्शन ऑफ स्मॉल ग्रुप speakers of English in the Indian subcontinent learn it as
इट एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन स्कूल। तो कह रहा है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ ए स्मॉल ग्रुप, यानी अगर हम एक छोटे से ग्रुप को, छोटे से ग्रुप का मतलब है कि एक इस प्रकार के समुदाय को छोड़ दें जिन जिन लोगों को आज भी इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, इंग्लिश नहीं सीखते हैं, या कहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां आज भी इंग्लिश का इतना प्रभाव नहीं हो पाया है, तो कह रहा है उस क्षेत्र मात्र को छोड़ दें। तो कह रहा है कि आज भी भारत की स्थिति इतनी भयंकर है कि भारत में इंग्लिश का प्रकोप इतने ज़्यादा स्तर पर हो गया है कि भारत में इंग्लिश को आज एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीखा जा रहा है। तो माय डियर गाइस, यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है। आपको मैं बता दूं कि आपसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन किया जाता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में इंग्लिश कब आई, यानी भारत में सर्वप्रथम इंग्लिश का आगमन कब हुआ। तो कह रहा ब्रिटिश के साथ में हुआ, यानी ब्रिटिश के आगमन के साथ में इंग्लिश का आगमन भारत में हुआ। भारत में आज इंग्लिश को किस लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, तो कह रहा है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं और भारत में आज इंग्लिश जो है वो किस प्रकार की भाषा बन गई है, तो कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन की एक भाषा बन गई है, शिक्षा का भी अंग बन गई है और साथ में प्रशासन का अंग भी बन गई है। तो कह रहे हैं इन द सिटीज दिस इज टिपिकली इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। अब कह रहे हैं कि देखो इन द सिटीज़, अब देखो आप हम कई बार हम देखते हैं कि शहरों का नाम लेते हैं, हम कहते हैं बड़ा ये तो शहरी बंदा है, ये तो इंग्लिश बाबू है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में वहाँ इंग्लिश का प्रकोप इसलिए है कि वहाँ वो लोग कहीं ना कहीं इंग्लिश के टच में रहते हैं। माय डियर गाइज, आगे की बात कह रहा है कि इन द सिटीज यानी शहरों के अंदर दिस इज टिपिकली यानी विशेष रूप से, टिपिकली का मतलब क्या होता है विशेष रूप से, यानी शहरों के अंदर विशेष रूप से इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, यानी शहरों में भी विशेष तौर से किन में अंग्रेजी माध्यम की जो विद्यालय हैं, यानी जैसे हमें संस्कृत मीडियम स्कूल्स होते हैं वैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होती है जहाँ केवल इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। जैसे संस्कृत मीडियम स्कूल में केवल संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं हमारे दूसरे रूप में डायरेक्ट मेथड। बट इन द स्मॉलर टाउन्स एंड विलेज, कह रहा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल तो विशेष तौर से हैं ही, बल्कि शहरों की बात हो से ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, कह रहा है कि स्मॉलर टाउन छोटे छोटे कस्बे और गांव जो हैं उन गांवों के अंदर इंस्ट्रक्शन फॉर मोस्ट सब्जेक्ट्स, यानी अधिकांश सब विषयों के बारे में जो इंस्ट्रक्शन है इज़ इन द लोकल लैंग्वेज। कह रहा है कि वो तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा का मतलब है कि जैसे मैं हिंदी भाषी हूँ तो मैं हिंदी, मेरे जो अध्यापक हैं वो हिंदी में पढ़ाएंगे। मैं बंगाल का होता तो मुझे बंगाली भाषा में पढ़ाया जाता, मैं उड़ीसा का होता तो उड़िया भाषा में पढ़ाया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में और जो अन्य विषय हैं उनको तो पढ़ाया ही जाता है, किंतु कह रहा है कि वहाँ पर आज भारत में जो इंग्लिश है वो भी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने लगी है। यानी कहने तात्पर्य मेरा ये हुआ, इस लाइन में ये बताना चाहता है कि शहरों में, विशेष तौर से शहरों में, और शहरों में भी अगर विशेष तौर से बात करें तो कह रहा है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होती है उन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर आज इंग्लिश जो है वो एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में और एक विशेष जोर दे करके पढ़ाई जाती है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र और जो छोटे कस्बे होते हैं वहाँ भी अंग्रेजी को आज एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन हाउ एवर आर मोस्टली टॉट इन इंग्लिश। कह रहा है कि जो विज्ञान है और जो टेक्निकल एजुकेशन है, यानी जो टेक्निकल एजुकेशन समझ गए होंगे जिसे हम आईआईटी कहते हैं। ठीक है, आईआईटी करना, और ये जो आईआईटी ये जो जिसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग जो एजुकेशन होती है, यानी जो बड़े, जिसे हम कह सकते हैं बड़ी जो इस तरह की एजुकेशन होती है, जो जिसे मैकेनिक बनते हैं या कहें कि वैज्ञानिक बनते हैं, इस प्रकार की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो शिक्षा है, वो आज टोटली किस में जाती है, इंग्लिश में दी जाती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि भारत जैसे राष्ट्र की एक ये बदनसीबी है कि जिस राष्ट्र में जो हिंदू राष्ट्र कहलाता है, हिंदी भाषा वहाँ की राजभाषा है, ऐसी राजभाषा होने के बावजूद भी इंग्लिश जैसी भाषा को भारत इतने भयंकर रूप से स्वीकार किए हुए है कि वो आज भारत की नसों में एक, भारत के लोगों की जो नसें हैं उनमें खून की तरह क्या कर रही है, रग रग में व्याप्त है। यानी आज अगर इंग्लिश नहीं है किसी के पास तो मानो कि उसका जैसे कि जीवन ही व्यर्थ है, यानी उसकी शिक्षा ही व्यर्थ है। तो कह रहे हैं इन दिस यूनिट वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। यानी अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यूनिट में जो आप पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का मतलब क्या है, वो वाली हिस्ट्री नहीं है कि शेक्सपियर ने कब लिखा, मिल्टन कब आया,
जॉन कीट कब कब आया, नहीं, वो वाली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नहीं है। यहाँ बात हो रही है कि भारत में इंग्लिश जो है वो किस रूप में आई, कब आई, किसके द्वारा आई, किस कारण से आई, और उसका उपयोग किस प्रकार से शुरू हुआ और आज उसका उपयोग किस रूप में हो रहा है। तो कह रहे हैं कि पहले तो हम पढ़ेंगे भारत के स्तर पर और उसके बाद हम बात करेंगे पर्टिकुलर इन राजस्थान। यानी कहने तात्पर्य हुआ कि भारत में इंग्लिश कब आई और भारत के बाद में भी इंग्लिश राजस्थान में कब आई। अब इसी के साथ में मैं बता दूं डियर गाइज कि आपका जो पार्ट 2 है, यानी ये जो कंप्लीट पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 के अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो संपूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं, मैं पूरी तरह से ये कह सकता हूँ कि भाषा के बारे में हमें नॉलेज मिलेगा कि भाषा क्या है, भाषा की आवश्यकता क्यों है, भाषा कब आई, भाषा का अस्तित्व क्यों आवश्यक है, भाषा किस रूप में आवश्यक है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। अब देखो यहाँ अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इस यूनिट को पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा। तो बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। तो कह रहे देखो डियर गाइज कि अगर आप इस यूनिट को पढ़ोगे तो क्या होगा, जो स्टूडेंट टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट टीचर का मतलब मैं कहूँगा कि बीएड और बीएसटीसी या एमएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो क्या होंगे, बी फैमिलियर, वो परिचित होंगे विद द इवॉल्विंग नेचर, इवॉल्विंग यानी विकसित होने वाला, वृद्धि करने वाला, नेचर यानी प्रकृति ऑफ इंग्लिश की इंग्लिश जो है, अंग्रेजी जो है आज किस रूप से वृद्धि करती जा रही है, उसका विकास होते जा रहा है। एंड इट्स चेंजिंग स्टेटस ओवर द ईयर्स, और यह अपने स्वरूप में इन वर्षों में, यानी इन वर्षों का मतलब मैं कहूँगा कि जब भारत में सर्वप्रथम इंग्लिश आई और आज तक इंग्लिश भारत में किस किस रूप में क्या हुई है, अपना रूप बदली है, यानी इसका महत्व, इसका उद्देश्य कैसे बदलता जा रहा है। अंडरस्टैंड द करंट पोजीशन ऑफ इंग्लिश और इन इंडिया एंड राजस्थान, और हमें क्या सीखने को मिलेगा कि भारत और राजस्थान के अंदर आज वर्तमान में इंग्लिश की स्थिति क्या है। एंड प्लान देयर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंगली, और उसी प्रकार से आज हम भारत और राजस्थान के अंदर जो इंग्लिश का जो स्वरूप है उसके अनुसार हम उसका अध्यापन कैसे करते हैं, उसकी प्रक्रिया भी आपको बताई जाएगी। बी अवेयर ऑफ द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन द मल्टीकल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल सोसाइटी ऑफ राजस्थान, की जो मल्टीकल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल सोसाइटी ऑफ राजस्थान, यानी भारत का जो विविध सांस्कृतिक और विविध भाषीय जो समाज है, उस समाज में यह इंग्लिश जो है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती चली गई। एंड यूज इट एज ए रिसोर्स इन रियल क्लासरूम सिचुएशन, और आज वास्तविक यानी वास्तविक क्लासरूम के अंदर आज इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। यानी माय डियर गाइज मैं ये बात कहूँगा कि इतने में अब आप को ये भी चाहिए कि हमें याद क्या करना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ तक इतने से पॉइंट में इतना जो आज हमने पढ़ा है, इसमें याद आपको ये करना है कि सर्वप्रथम भारत में इंग्लिश कब आई, तो ब्रिटिश के साथ में आई, ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के साथ में आई। भारत में इंग्लिश आज कैसी भाषा है, तो एजुकेशन की भाषा है और एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा है, और इसे भारत में किस रूप में इसका अध्ययन करवाया जाता है, तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में इसका अध्ययन करवाया जाता है। साइंस और टेक्निकल जैसे विषयों के लिए इसका क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। यानी इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 4 बिंदु मात्र याद रखेंगे जो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद साथियों, आगे आप जानेंगे कि भाषा क्या है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश भाषा कैसे आई, भारत में कैसे आई, राजस्थान में कैसे आई, जैसा कि आपने इस यूनिट में यहाँ तक पढ़ा है और आगे हम पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।